दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 760 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए यह जो कहा कि विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा न बनने पाए, उस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि देश के कई विश्वविद्यालय वैचारिक लड़ाई के साथ ही हिंसक टकराव का मैदान बनने लगे हैं। इनमें से कुछ तो सरकारी अनुदान से संचालित होने वाले विश्वविद्यालय भी हैं। आखिर कौन नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किस तरह एक खास विचारधारा का पोषण इस हद तक होता है कि विपरीत विचार वालों को अपनी बात कहने का अवसर तक नहीं दिया जाता। यह एक किस्म के बौद्धिक अतिवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस विश्वविद्यालय में किस तरह देश विरोधी नारे गूंजते रहे हैं और किस प्रकार आतंकियों नक्सलियों का महिमा मंडन होता रहा है। विश्वविद्यालय तो हर तरह के विचार विनिमय का केंद्र बनने चाहिए क्योंकि यही भारत की परंपरा है। यह देखना दुखद है कि जब इस परंपरा को पोषित किया जाना चाहिए तब उस पर प्रहार किया जा रहा है और इस क्रम में विपरीत विचार वालों को हे दृष्टि से देखने के साथ ही उन्हें लांछित और अपमानित भी किया जाता है। ऐसा किया जाना भारत की ज्ञान परंपरा का अनादर ही है। स्वस्थ संवाद का जैसा अभाव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दिखता है, वैसा ही देश के कई अन्य शिक्षा संस्थानों में भी। किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी खास विचारधारा को अंतिम सत्य के रूप में प्रोत्साहित करने की नीति ज्ञानार्जन के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है। कुछ शिक्षा संस्थान तो ऐसे हैं जहां अधिकारों की लड़ाई के नाम पर असंतोष भड़काया जाता है और व्यवस्था को चुनौती देने के नाम पर अराजकता तक का सहारा लेने में संकोच नहीं किया जाता। यह बीमारी कुछ निजी शिक्षा संस्थानों में भी देखने को मिलने लगी है।
क्या यह किसी से छिपा है कि अभी हाल में एक निजी विश्वविद्यालय में किस तरह फासीवाद और हिंदुत्व में समानता संबंधी प्रश्न पूछा गया। कुछ शिक्षा संस्थानों में विपरीत विचार वालों के प्रति दुराग्रह ने घनघोर असहिष्णुता का कैसा रूप ले लिया है, इससे समझा जा सकता है कि छात्रों को ऐसे विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने से रोका जाता है जो किसी विषय पर विपरीत विचार रखते हैं अथवा प्रचलित मान्यताओं का तर्कों और तथ्यों के साथ खंडन करते हैं। दुर्भाग्य से यह काम दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ महाविद्यालयों में भी हो चुका है। चेंज। हरियाणा सरकार को इस बार शराब की बिक्री से करीब 9,500 रुपए का रिकॉर्ड राजस्व मिलने का भरोसा है। स्पष्ट है कि यह राशि प्रदेश के विकास में अपना भूमिका रेखांकित करेगी। यह बात अलग है कि शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व पर नैतिकतावादी प्रश्न उठाने से नहीं चूकते हैं। उनका तर्क होता है कि शराब एक बुराई है और राजस्व के लोभ में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। बहुत से प्रदेशों ने शराब की बिक्री अपने यहाँ पूरी तरह प्रतिबंधित भी कर रखी है। उनकी बात तर्कसंगत तो है लेकिन एक पक्षीय है। वह शराब के दुष्प्रभावों की चर्चा तो करते हैं लेकिन शराब को प्रतिबंधित किए जाने के दुष्परिणामों की चर्चा नहीं करते। जिन प्रदेशों में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्या वहां के लोग इस व्यसन से मुक्त हो चुके हैं? यदि ऐसा हो तो निश्चित रूप से शराब की बिक्री को प्रतिबंधित कर देना ही समाज हित में है। भले ही राजस्व की हानि हो, लेकिन समस्या यह है कि शराब प्रतिबंधित होने के बाद भी लोग पीना बंद नहीं करते। इससे शराब की तस्करी बढ़ जाती है। चोरी छिपे लोग शराब बनाने और बेचने लगते हैं। कई बार ऐसी शराब अत्यधिक विषाक्त हो जाती है और पीने वाले जान गंवा बैठते हैं। तात्पर्य यह कि प्रदेश सरकार को राजस्व की क्षति तो होती ही है, जन क्षति की भी आशंका बनी रहती है। शराब की तस्करी कर कुछ लोग दोनों हाथों से चांदी बटोरते हैं। सरकार को कुछ नहीं मिलता। अन्य प्रदेशों की बात तो दूर, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसी लाल ने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। परिणाम यह हुआ कि प्रदेश में शराब की तस्करी उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और चौधरी बंसी लाल को विवश होकर शराब की बिक्री से प्रतिबंध हटाना पड़ा। इसलिए पूर्व के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि यदि शराब के माध्यम से प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है तो यह नैतिक रूप से भले अनुचित हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से उचित ही है। स्टॉप।
दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।